हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज गोधुली हिंदी का टॉप 30 क्वेश्चन लाया हूं। आपको 30 में 30 बनाने की कोशिश करना है। तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, ये हिंदी है बिहार बोर्ड का, ठीक है ना, BSEB बिहार बोर्ड का नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है ना, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट यानी कि जो मुस्लिम नहीं, अक्सर वो स्टूडेंट है जो इस हिंदी को चयन करते हैं और वो पढ़ते हैं, उसके एग्जाम में ये आता है, तो उसको गोधुली हिंदी बोला जाता है। आपको पता होगा। इसमें से हमको पढ़ना है, अभी टोटल टॉप क्वेश्चन पढ़ना है जो कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की संभावना है पूरी तरीके से। तो इसको रिवीजन करते रहना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का धुआं करना है। तो लेट्स स्टार्ट, डोंट बी लेट एनीबॉडी ऑन। आपको एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और हाँ, ये मेरा आईडी है, इससे आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, खास करके टेलीग्राम, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 1 बाय 1 करके आंसर देना है एकदम ईमानदारी से, ताकि और नीचे जब कमेंट करेंगे आप तो लगेगा हाँ रियली में, और ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देती है? जातिवाद में, नारीवाद में, नरविवाद में, परिवाद में। लेखक को इस युग में कहां विडंबना दिखाई देती है? तो जातिवाद में। आप पूरी वीडियो तक लास्ट तक बने रहेंगे। मैं आपसे लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूं, तो आपको उसका होमवर्क का आंसर नीचे कमेंट करना। ओके, आगे पढ़ते हैं। जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था, वो कब हुआ था ये बताना है। जाति पांति तोड़क मंडल भाषण हुआ था लाहौर में। भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको तो पता ही है, तो वो भाषण देने वाले थे लाहौर में 1936 में। ठीक है, इसको बोला गया जाति पांति तोड़क मंडल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? यानी कि विष के दांत जो कहानी है ना, वो किस पर लिखा हुआ है? निम्न वर्ग पे लिखा हुआ है, या उच्च वर्ग पे लिखा हुआ है, या मध्यम वर्ग पे लिखा हुआ है, या व्यापारिक वर्ग पे लिखा हुआ है? तो आपने अगर विष के दांत के कहानी अगर पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया कि मध्यम वर्ग के बारे में इस लिखा हुआ है, ठीक है ना। शोफर का अर्थ क्या होता है? तो इस कहानी में आपको ये शोफर यहाँ पे उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। शोफर के मतलब होता है ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कहानीकार कौन है? यानी कि लेखक कौन है? विष के दांत जो कहानी है उस कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन, राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा। तो देखो, आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है ना, तो इसमें से राइटर का नाम तो 4-5 तो पक्का ही रहता है, ठीक है। तो आप इसको एकदम घोल घाल के पी जाओ, आपको याद होना चाहिए। तो विष के दांत के जो राइटर है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। आगे पढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। नाइट, रात वाला नहीं, KNIGHT। नाइट मतलब क्या होता है? राजा बोला जाता है ना जी, नाइट। तो महारानी विक्टोरिया जो है नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? मैक्स मुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। तो ये किए थे, मैक्स मुलर को प्रोवाइड किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में? वो है बिहार में, और बिहार के नालंदा जिला में है। ओके, आगे पढ़ते हैं। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? यानी कि प्राचीन मानव का एकदम सबसे पहले प्राचीन जो मानव थे उनका अस्त्र शस्त्र क्या था? मतलब उसका हथियार क्या था? तो नाखून ही उसका हथियार था, ठीक है ना। नाखून से बहुत हथियार का बहुत सारा काम जो है वो लोग कर लिया करते थे। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? बी सही आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, जो नीचे ऑप्शन जो लिखा हुआ इनमें से किस पाठ के जो है रचनाकार हैं, इसके लेखक है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके? तो देख रहे हैं ना, राइटर का नाम आपको जैसे भी घुमा के मतलब सीधा से, उल्टा से, उलट पुलट करके 4-5 सवाल पूछ ही देता है राइटर का नाम, कि इसके कभी राइटर का नाम दे देगा ऑप्शन में, कभी लेसन का नाम दे देगा ऑप्शन में, ठीक है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना जी। ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए बहादुर के राइटर कौन है जी, बिल्कुल आपको पता है बहादुर के राइटर कौन है? अमरकांत, ठीक है ना। ये पता, जब भी आता है ना सवाल तो इसको याद रखें, अमरकांत जो है बहादुर का राइटर है। आविन्यू के राइटर कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। और मछली जो है शुक्ल है ना, विनोद कुमार शुक्ल। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप जो है ना इस राइटर का जो नाम है एकदम शॉर्ट ट्रिक में जानना चाहते हो कि कैसे याद करें सर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा, आपको राइटर का नाम याद हो जाएगा। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? गुणाकर मूले जो है मिडिल स्तर की पढ़ाई की थी मराठी भाषा में। कहाँ, किस भाषा में? मराठी भाषा में की थी। ओके, ऑप्शन ए राइट होगा। टकसाल का संबंध क्या है? टकसाल आपको पढ़ना होता है, एक टेक्सॉल अलग होता है ना, टकसाल। टकसाल का अर्थ का संबंध है सिक्कों से। टकसाल एक जगह का नाम है, ठीक है ना, जहाँ सिक्का बनाया जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूले के बारे में अभी पढ़े हैं, वो मराठी भाषा में मतलब प्राथमिक शिक्षा शुरुआत किए थे। तो मराठी भाषा, तो कोई भी आदमी जो है जब प्राथमिक भाषा जो होता है, प्राथमिक लैंग्वेज होता है, अगर शुरू करता है तो वो वहाँ का उसका मदर टंग होता है, यानी कि महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र का जो भाषा क्या है? मराठी है। तो महाराष्ट्र का कोई बच्चा जब पहले पढ़ने के लिए सीखेगा तो पहले मराठी सीखेगा, हिंदी नहीं सीखेगा, वो मराठी बोल लेगा हिंदी लेकिन मराठी सीखेगा। तमिलनाडु का है तो तमिल सीखेगा, केरल का है तो मलयालम सीखेगा, उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश तो हिंदी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। बहादुर के लेखक है अमरकांत जी ने स्वाधीनता, जब भी नाम दिखे कि अमरकांत, तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि अमरकांत जो है बहादुर के लेखक है, ठीक है ना। तो इन्होंने 1942 में स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 1942 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसको हम बहुत बार अभी दोहरा चुके, बहादुर। तो बहादुर शीर्षक जो कहानीकार है, कहानी है, उसके कहानीकार कौन है? अमरकांत। याद रखेंगे अमरकांत जो है इसके कहानीकार है बहादुर का। बहादुर कौन था? तो बहादुर कहानीकार का चपरासी था या पहरेदार था या नौकर था या फौजी था? तो बहादुर जो है कहानीकार के नौकर था, है ना, जिसको घर लाया गया नेपाल से। इसका इतिहास पढ़ना है, मतलब कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो जितना भी लेसन है ना आपके दिया हुआ, तो आप ना मतलब किसी के भरोसे मत रहिए, आप कहानी को खुद से रीडिंग करने की कोशिश कीजिए। जब कहानी को खुद से जब रीडिंग करोगे तो उससे होगा क्या ना, ये जो ऑब्जेक्टिव सवाल जो दिख रहा है ना, ये आप ना बहुत अच्छे तरीके से इसको मतलब हल कर पाओगे। नहीं तो रटने में तो खैर हालत खराब हो जाए, रट नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसलिए इसको, ये कहानी है, कहानी पढ़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। 2-3 कुछ चैप्टर है जिसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जैसे उसका डेट याद करना पड़ेगा, कब पैदा हुआ, तो ये तो खैर है ना, लेकिन कहाँ पैदा हुआ, क्या था, वो सब बहुत कुछ कहानी से पढ़ने से बहुत पता चलेगा। मतलब 75% बोला जाए तो कहानी से इजी से सवाल सोल्व हो जाएगा। रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, ये तो हर किसी को पता है, इतिहास नहीं पढ़े होंगे आप। जित जित मैं निखरत हूँ, देखिए जित जित मैं निखरत हूँ, ये पढ़े होंगे आप लोग। ये क्या बोलते हैं? बिरजू महाराज, है ना। बिरजू महाराज के बारे में पढ़ना होता है, जो कथक डांस करते हैं। तो ये क्या है? एक साक्षात्कार है, उससे इंटरव्यू लिया जाता है। साक्षात्कार मतलब क्या हुआ? इंटरव्यू लिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपने क्या किया, आपने कब, आपका जन्म कब हुआ, आपने कैसे शुरू किया अपना काम, तो वो पूरा बताते हैं, वही मतलब लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो साक्षात्कार बोलेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? बिरजू को, यानी कि बिरजू महाराज को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो उसको टोपी पहनने का बहुत शौक था। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो आपको पता होना चाहिए बिरजू महाराज की तो पैदाइश जान लो 1938 में, उसके बाद 27 साल के बाद, देखो सवाल में ना 1965 तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जानो किताब में 1965 नहीं लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है कि 1938 में पैदा हुए, और आगे लिखा हुआ है कि बोलता है बिरजू महाराज कहते हैं कि 27 साल बाद मुझे संगीत नाटक एकेडमी जो है प्राप्त हुआ। तो 27 साल इसमें ऐड कर देते हैं ना जी, तो 65 हो जाएगा 1965 में। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आवेन्यू एक क्या है? आवेन्यू, तो आवेन्यू जो ना ये क्या है? मतलब साक्षात्कार है। तो आवेन्यू में इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। कहानी है, कहानी भी नहीं है, ललित रचना है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। तो आवेन्यू क्या है? एक ललित रचना है। क्या है? ललित रचना, मतलब इसको बताया गया है कि ललित रचना बहुत तरीके से, मतलब क्या बोला जाता है, ललित रचना किया जाता है ना, डिजाइनिंग वगैरह बनाया जाता है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। आवेन्यू के रचनाकार कौन है? आवेन्यू के लिखने वाले कौन है? कैलाश वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी या अशोक वाजपेयी? देखो वाजपेयी तो कंफर्म है ना, कि वाजपेयी है, सब में तो वाजपेयी है, लेकिन आपको पता होगा कि अशोक वाजपेयी है आवेन्यू के राइटर, क्योंकि कैलाश वाजपेयी का जिक्र नहीं इसमें है, किशोरी दास ये तो है नहीं राइटर यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी है नहीं, तो अशोक वाजपेयी जो है आवेन्यू के रचनाकार है। क्लियर है? याद रहेगा। तो ये सब सवाल आपको रिवीजन करते रहना, जब भी यूट्यूब पे क्लास चले तो यूट्यूब पे क्लास आपको अटेंड करना है, और आपको कहानी पढ़ के बस रिवीजन करना है, नोट
नहीं करना, लिखना उखना नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। लिखने का काम करना कौन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखने का काम करना, याद करने का काम करना, लेकिन ऑब्जेक्टिव को लिखना नहीं, बल्कि जो जो डॉट वाला सवाल है ना, जो याद नहीं होता उसको लिख लीजिएगा, लेकिन सब सवाल को नहीं लिखना है। बाकी पढ़ पढ़ के यूट्यूब से वीडियो देख देख के आपको याद हो जाएगा। संतु कहाँ पर आता है, तो संतु बारे में कहानी पढ़ोगे ना तो वो ठंड से कहाँ पर आता, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां जो जानते हैं शहनाई बजाने वाले थे, है ना, शहनाई बजाने वाले थे, शहनाई वादक थे। तो इसके पिता का नाम था पैगंबर बख्श खां, याद रखें। इसके पिता भी थे और उस्ताद भी बोला जाता है इनका, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने ही इसकी मतलब तरबियत किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, देखो यतीन्द्र मिश्र जो देख रहे हैं ना, यतीन्द्र मिश्र वही है। बिस्मिल्लाह खां जो एक लेसन का नाम है, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। इसी में जो बिस्मिल्लाह खां का मेन कैरेक्टर है, किरदार को दिखाया गया, और उसके राइटर कौन है, यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म हुआ था 1977 में, ठीक है, याद रखिएगा 1977 में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो आपको पता है अहिंसा का पुजारी कौन था, सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी थे, MK गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी। तो MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब, 2 अक्टूबर, है ना। तो 2 अक्टूबर को हम लोग क्या है, जो अहिंसा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अहिंसा दिवस मनाया जाता है। हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा दिवस। इससे देखिए पता चल रहा ना, हमें हर जगह हिंसा नहीं, हिंसा कहीं काम नहीं आता है ना, प्रेम मोहब्बत ये सब काम आता है, मार धार ये सब काम नहीं आता है, अहिंसा ही काम आता है। आज दुनिया में हिंसा दिवस नहीं मनाता बल्कि अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तलवंडी वर्तमान में कहाँ है, तलवंडी जो है गुरु नानक का पैदाइशी स्थान, मतलब जहाँ वो जन्म लिए थे, जन्म स्थान है, और वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान कंट्री में, ऑप्शन ए। और यहाँ पाकिस्तान में जाने की इजाज़त भी है। तलवंडी जो जाना चाहता है, जो गुरु नानक के जो पैरोकार है वो जाना चाहता तो जाते भी है ना जी, जो उनके अनुयायी है। आगे पढ़ते हैं, रसखान का मूल नाम क्या था, बहुत अच्छा है। रसखान का मूल नाम क्या है, सैयद इब्राहिम, सैयद जलीम होगा, सैयद मेहंदी, सैयद ईफा। तो रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम, देखिए याद रखें, रसखान और उसका मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम। ओके, आगे बढ़ते हैं। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, यानी कि जिस टाइम रसखान थे उस समय उसका मतलब कि भारत में जो राज्य चल रहा था मुगल शासन का, वो कौन था, जहांगीर का टाइम था। यानी कि जहांगीर के समय में रसखान ने जो है रचना काल, जो भी रचना रसखान ने जो भी लिखा है, जो भी अपनी ज़िंदगी व्यस्त किया, इसी के मतलब शासनकाल में, जहांगीर होता है ना, किसी का शासनकाल में कौन था, सवाल आता है। घनानंद किस काल के कवि, घनानंद, इसके बारे में पढ़ना है, बहुत अच्छे कवि है। घनानंद जो है किस काल के कवि है, तो ये है रीति काल, याद रखेंगे। घनानंद जो है वो रीति युग भी बोल सकते हैं, रीति काल, रीति युग, युग मतलब वही काल ही होता है, ठीक है ना। किताब में युग लिखा हुआ तो यहाँ पे काल है तो काल समझ लीजिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रेम के पीर, प्रेम की पीर के कवि कौन, मतलब प्रेम के पीर, समझ रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, उपाधि मिला है प्रेम की पीर। इसके कवि कौन है, रसखान है, घनानंद है, प्रेमधन है, या गुरु नानक है। आपको बता दूं मैं 70% इस बच्चा इसमें गलत करेगा, क्योंकि प्रेम के पीर जैसे देखेगा तो प्रेमधन पे टिक आउट कर देगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा घनानंद। घनानंद इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। एंड लास्ट में मैं आपसे होमवर्क के तौर पर एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है, ठीक है ना। एक सवाल है, मैं आपको पूछता हूँ, हमारी नींद, आपको किताब नहीं खोल के देखना, ठीक है, आपको डायरेक्ट बताना है। हम याद है तो ठीक है, जब याद नहीं तो देखिए। हमारी नींद के राइटर का नाम बताओ, हमारी नींद के राइटर कौन है, यानी कि लेखक कौन है, ठीक है ना। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हमारी नींद के राइटर कौन है, या हमारी नींद एक काव्य खंड से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको 30 सवाल में कितना सही बनाए हैं आप लोग, आपको कितना सही जवाब मिला है, आपने कितना सही बनाया है, नीचे कमेंट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना। मैं इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, और उससे पहले भी आप जो है, अगर आपने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्लास डेली चलती है तो आपको पता चल जाएगा, सुबह 7 बजे क्लास चलती है, शाम को 7 बजे क्लास चलती है, और 12 बजे दिन में कभी कभी क्लास चलती है। ये 2 टाइम फिक्स है, सुबह शाम, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होना, यहाँ पे हम PDF भी भेजने वाले हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।